नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी का वक्त खराब चल रहा हो और इस बीच कोई नई आफत आ जाए तो सोचिए उस आदमी का हाल क्या होगा। अब कुछ ऐसा ही हाल आजकल मिस्टर मोदी का है हरियाणा में, जहां 10 दिन के बाद वोटिंग होने जा रही है। अब पार्टी की जो स्थिति है अच्छी नहीं है। आप कह सकते हैं बीजेपी बड़े चिंताजनक स्थिति में फंसी हुई है। और आज इसी स्थिति में, इसी बेहाली में कंगना रनौत ने कुछ ऐसी बात कह दी कि बीजेपी का हाल और बुरा कर डाला। अब आज कंगना रनौत ने, बड़ा सरप्राइज था, उन्होंने कैमरे पर मिस रनौत ने कह दिया कि ये जो 3 काले कानून थे जिसमें देश में इतनी शहादतें हो गई, आंदोलन हो गया, हरियाणा में लाठीचार्ज हो गई, गोली चल गई, ये जो 3 काले कानून हैं इसको मोदी जी को फिर से लागू कर देना चाहिए। और ये बात कैमरे पर कही उन्होंने। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए। अब दोस्तों, जिस काले कानूनों के विरोध में इस देश की संसद महीनों तक नहीं चली, लाखों किसान सड़कों पर आ गए, दिल्ली का घेराव कर लिया, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, हजारों पे लाठी चली, लहूलुहान कर दिया पुलिस की लाठी ने। और आखिर में जिस काले कानून को लेकर मोदी जी ने हाथ जोड़े देश के आगे, किसानों से माफी मांगी, काले कानून वापस ले लिया, उस काले कानून को फिर से लागू करने की बात कंगना रनौत कह रही हैं। जी हाँ, मोदी जी की खासम खास कंगना रनौत कह रही हैं कि उनको फिर से लागू कर दिया जाए। आप कह सकते हैं जो निष्कर्ष है आज के इस बयान के बाद कि बीजेपी को कंगना रनौत ने आज एक और धक्का हरियाणा में दे दिया। देखो, मेरे को लगता है कंगना जी का मानसिक इलाज होना चाहिए। आपको पता है हरियाणा की 20 कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर भाजपा नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा, विरोध किया जा रहा है रोज, हर रोज, और उसको किसान ही कर रहे हैं। और उन किसानों को आप ये कह के चिढ़ा रहे हैं कि हम जो है काले कानून हमें वापस लाने चाहिए। अब दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी के लिए सिर्फ कंगना रनौत, उनकी पार्टी की एमपी ही मुसीबत नहीं है। मुसीबत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत आज की तारीख में ये साहब हैं जिनके हाथ में हरियाणा की सरकार की लगाम है। द बीजेपी टॉप मोस्ट लीडर नायब सिंह सैनी, चीफ मिनिस्टर, यही एक मुसीबत है। और इन नायब सिंह सैनी के बारे में कई नायब बातें मैं आपके सामने बताऊंगा, एक्सपर्ट्स बताएंगे आगे आपको। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ, और जिक्र ये करना चाहता हूँ कि ज़मीनी सच्चाई ये है कि नायब सिंह सैनी अगर अपना चुनाव, मुख्यमंत्री अगर अपना चुनाव जीत जाएं, इट विल बी अ चमत्कार। तो चमत्कार होगा। आता है सुबह में थोड़ा 1-2 घंटा, शाम को नहाते कहाँ नहाएंगे, कहाँ काम करेंगे बताइए। तो सरकारी शौचालय है, उसमें पैसे लेके जा, कहता है पैसे दो फिर जाओ। अच्छा, कितना पैसे लेता है? 10 रुपया। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बारे में बहुत सी बातें उन्हीं की कंस्टिट्यूंसी में कही जा रही। मैंने तो एक आपको ट्रेलर झलक दिखाई। सवाल इस बात का है कि सिर्फ नायब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर हैं, सिर्फ उन्हीं की सीट नहीं फंसी है। बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले अनिल विज साहब, सीनियर लीडर, सीट इनकी भी फंसी हुई है। और वन ऑफ द रिचेस्ट कैंडिडेट हरियाणा में, वन ऑफ द रिचेस्ट कैंडिडेट, सबसे अमीर नेता बीजेपी में, कैप्टन अभिमन्यु साहब, पैसा इनका भी काम नहीं आ रहा। ये भी जीत जाएं तो बड़ी बात होगी। और सिर्फ कैप्टन अभिमन्यु ही क्यों, अनिल विज ही क्यों, हर दूसरा उम्मीदवार कहीं ना कहीं आज की तारीख में, जो इस वक्त सर्वे आ रहे हैं, जो आकलन है, हर दूसरा उम्मीदवार बीजेपी का कहीं ना कहीं दलदल में फंसा हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरा इरादा ये नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की ही दुखती रग पकड़ी जाए। आज मैं कांग्रेस की भी दुखती रग पकड़ूंगा, उस पर हाथ रखूंगा। और कांग्रेस की दुखती रग अभी तक ये है कि ये जो मिस शैलजा कुमारी हैं, वेरी सीनियर लीडर, दलित फेस, बिगेस्ट दलित फेस इन हरियाणा, नॉर्थ इंडिया भी आप कह सकते हैं, मिनिस्टर रहीं, इनकी भूपेंद्र हुड्डा जो दावेदार हैं कांग्रेस से चीफ मिनिस्टरशिप के, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा, इनकी जो पुरानी अदावत है, कहीं ना कहीं ये भी इस वक्त परवान चढ़ रही है। और इनकी बातचीत
ना के बराबर है और कहीं ना कहीं शैलजा नाराज़ हैं। तो क्या इनकी नाराज़गी दूर हो रही है और क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये जो हरियाणा के टॉप लेवल पर ये जो अंतर कलह है, क्या इसको सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे अगले 48 घंटों में? क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत क्रूशल है। मैंने कहा ना 10 दिन के बाद वोटिंग है। तो क्या कांग्रेस का ये जो अंतर्द्वंद है, इन फाइटिंग है, क्या राहुल गांधी इसको सुलझाने के करीब हैं या बड़ा मुश्किल है? इस पर भी मैं आऊँगा। और आज मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ताज़ा आकलन क्या है, जो ग्राउंड सिचुएशन है वो क्या कह रही है। 90 जो सीट्स हैं, 90 सीटें जो हरियाणा की हैं, इसमें कांग्रेस कितनी सीटों पर आगे है, कितनी सीटों पर अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, और बीजेपी का सूरत हाल क्या है, बीजेपी कहाँ खड़ी है, 25 सीट पे, 30 सीट पे, 35 पे, 25 से नीचे। जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं उस पर भी आज रोशनी डालेंगे। आखिर में इस पर भी बात होगी और खुलकर बात होगी कि आपको तापमान पता रहे क्या है। अब दोस्तों, आज मैंने 3 गेस्ट को इनवाइट किया और तीनों ही इस वक्त हरियाणा का चुनाव कवर कर रहे हैं। हरियाणा के टॉप एक्सपर्ट्स में से एक हैं। अब सवाल ये कि जो तीसरे आज के जो हमारे एक्सपर्ट थे, जो हमारे साथ हिसार से जुड़ रहे थे, जगदीप संधू साहब, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे, सिग्नल टूट गया। लेकिन 2 गेस्ट आज वाकई भारी भरकम है, जिसमें अत्री साहब हैं, हेमंत अत्री साहब, जिन्हें किंग ऑफ हरियाणा कहा जाता है, और साथ में आप कह सकते हैं प्रिंस ऑफ हरियाणा है मिस्टर रविंदर जी भी 20-22 बरसों से हरियाणा के चप्पे चप्पे के बारे में न्यूज़ ब्रेक करते रहे और इस वक्त वो सफ़र में हैं। उनसे मैं डायरेक्ट आज कहूँगा कि आप आइए, लाइव होइए। और हेमंत अत्री साहब भी हरियाणा के बीचों बीच, कभी वो हिसार में रहते हैं, कभी रोहतक में रहते हैं, कभी चंडीगढ़ चले जाते हैं, कभी अम्बाला चले जाते हैं। हर खबर की नब्ज़ पर उनका हाथ। इन दोनों को सुनिए, नतीजे पे खुद पहुंचिए। एक गारंटी मैं दे सकता हूं कि रिपोर्टर दिग्गज है। एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे अत्री साहब, कि बीजेपी के जो नेताओं से आपकी बातचीत चल रही है, कंगना रनावत का आज जो ये बयान आया, और मैं तो कहूंगा मूर्खतापूर्ण, मुझे कहना नहीं चाहिए एक एंकर के तौर पे, लेकिन वाकई मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि जो किसान जिले में आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, आपने उन्हीं को कहीं ना कहीं टारगेट कर दिया, जिनसे कंप्रोमाइज बीजेपी करना चाह रही। मैं कह रहा हूं कि कंगना रनावत के इस भड़काऊ बयान को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं, जिनसे आपकी बातचीत हो रही है, क्या वो माथा पटक रहे हैं? हरियाणा भाजपा के नेता पिछले 2 घंटे से माथा पकड़ के बैठे हुए हैं कि इन किसानों ने हमें वोट तो नहीं डालना था, कम से कम उनको और तो मत चिढ़ा, वो हमारे खिलाफ कैंपेन और ज्यादा करेंगे। आपको पता है हरियाणा की 20 कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर भाजपा नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा, विरोध किया जा रहा है रोज, हर रोज, और उसको किसान ही कर रहे हैं। और उन किसानों को आप ये कह के चिढ़ा रहे हैं कि हम जो है काले कानून हमें वापस लाने चाहिए। तो यही वो चीज है जो बार बार कहीं ना कहीं बीजेपी के जो सीनियर लीडर है उनको पता है कि किसान तुम्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन ये कह के उनको फर्दर और कैंपेनिंग करके बीजेपी को डैमेज होगा, ये सारे के सारे बीजेपी नेता मान रहे हैं। वो सिर पकड़ के बैठे हुए, लेकिन वो कहें तो कहें किसको? ओहो, वो मोदी जी की खास सिर पकड़कर जो है बीजेपी के नेता बैठे हैं, उम्मीदवारों की जैसे जो है चेहरे पे जो है शिकन है, और वो करें तो क्या करें, क्योंकि जो कंगना रनावत है, मुझे कहना चाहिए इस बात का कि वो सीधे हाईकमान से बात करती हैं, मोदी से, शाह से, और जो स्थिति है बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि कंगना रनावत के इस बयान के बाद कैसे काउंटर करें, कैसे डिफेंड करें। एक सवाल जो रविंदर भाई आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप तो लगातार आपका जो रथ चल रहा है, वो रथ कभी एक सीट पर, फिर दूसरी सीट पर, फिर इस जिले में, फिर उस जिले में, पूरा आप हरियाणा घूम रहे हो। मुझे ये बताओ कि आप जो हरियाणा का भ्रमण कर रहे हो, क्या हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आपको कहीं मनोहर लाल खट्टर टकराए? उनकी कोई रैली आपने देखी? खट्टर साहब, वो एक H.G. वेल्स ने एक बड़ी अच्छी किताब, एक कहानी लिखी थी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो खट्टर साहब उस कहानी के कैरेक्टर हो गए हैं। वो रैली में दिखते नहीं है, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के कुछ लोगों को संबोधित करते हैं, बस मीडिया में बाइट देते हैं, गायब। उनको ढूंढने वाले को इनाम मिलेगा, कांग्रेस वाले कहते हैं। और यहाँ पे आज मैंने एक अहिरवाल में कुछ लोगों से इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि खट्टर साहब इतनी बड़ी गारंटी बन गए हैं जितनी बड़ी गारंटी 9-10 साल के शासन में मोदी नहीं बने। हार की गारंटी बन गए खट्टर। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बुलाओ और जीत के दिखा दो, ये चैलेंज दिया जा रहा है खट्टर साहब के लिए हरियाणा में बीजेपी वालों को।
कि अपने क्षेत्र में बुलाने की हिम्मत रखो भैया उनको, और आप चुनाव जीत के दिखा दो। इस तरह की स्थिति बन गई है। मनोहर लाल खट्टर ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए रविंदर जी, मैं समझ गया कि खट्टर साहब एक समय में पारस पत्थर थे, जिसको छू दे वो मंत्री बन जाता था, जिसको छू दे वो हरियाणा में बड़ा ठेकेदार बन जाता था, लेकिन आज की तारीख में उनको ही कोई छूना नहीं चाह रहा है। खट्टर साहब एक तरह से राजनीति में अछूत होकर छोटी छोटी सभाओं में बातचीत कर रहे हैं। कभी किसी शादी घर में दिखते हैं, कभी किसी होटल में दिखते हैं, कभी किसी ऑडिटोरियम में दिखते हैं। जी जी जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि खट्टर साहब को भी अब इस बात का इल्म है, और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनको भी इस बात का इल्म है कि बीजेपी की भैंस पानी में चली गई है? अब ये पार्टी यहाँ से, जहाँ पर खड़ी है बीजेपी, अब यहाँ से जीत नहीं दिख रही पार्टी को। क्या खट्टर साहब को लग रहा है कि खटिया खड़ी हो चुकी है? दीपक भाई, नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर को नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को भी लग रहा है कि भैया भैंस पानी में चली गई है, रैलियों में लोग आ नहीं रहे हैं। हम लोग, बीजेपी तो जानी इसी बात के लिए जाती है ना कि वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, और पूरा इलेक्शन उसके हिसाब से कैंपेन रन किया जाता है। लेकिन इस बार तो नैरेटिव सेट ही नहीं कर पा रहे। इस बार तो उनको ओपोजिशन के पिच पे खेलना पड़ रहा है। ओपोजिशन जो एजेंडा सेट करती है उसका रिप्लाई करते रहते हैं। एक मौका मिला था पूरे 20 दिन के इस कैंपेन में, वो था कुमारी शैलजा का, और कुमारी शैलजा ने एक निजी चैनल के प्लेटफॉर्म पे जाके उसको जो बस्ट किया है, उसके बाद तो बीजेपी के पास कुछ बचा ही नहीं है। वापस बैक टू स्क्वायर आ गए, जीरो पे खड़े थे, जीरो से शुरू किया था, वहीं वापस आ गए हैं। क्या शैलजा अभी भी नाराज हैं? क्या शैलजा अगर शामिल नहीं होती हैं चुनाव प्रचार में, तो क्या कांग्रेस की सीटें कम हो सकती, कांग्रेस की इमेज खराब हो सकती है? अत्री साहब। दीपक जी, आपने ध्यान होगा, आपने परसों भी ये सवाल मुझसे पूछा था, और तब भी मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था कि ये सारी पोस्टरिंग अलग है। 26 तारीख से वो कैंपेन में आ रही है। 26 तारीख को वो पहले राहुल गांधी के साथ असंध में आएंगी, उसके बाद अपने क्या नाम है नरवाना में जाएंगी। राहुल गांधी की बरवाला में भी जनसभा है। तो वो एक पोस्टरिंग थी, वो हमने परसों भी बात की थी। और हुड्डा के साथ जो उनके रिश्ते हैं, 36 कांकड़ा है जो, वो आज हैप्पी बर्थडे किया है, आज हैप्पी बर्थडे किया है। आज हुड्डा साहब ने जो आपने कहा शैलजा को हैप्पी बर्थडे किया है, दीपेंद्र ने भी हैप्पी बर्थडे किया है। लेकिन आप ये मानते हैं कि अब शैलजा की जो कहानी है उसका पटापेक्ष हो गया, नाउ शी इज नॉर्मल, ऑल इज वेल इन कांग्रेस? कैन यू टेल दिस? नहीं, आप देखिए, ऑल इज वेल तो कब होगा कि जब मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी एक को मिल जाएगी या वाई की मिल जाएगी। वो तो लड़ाई तो वहां की है ना। प्रचार तो कोई इशू था नहीं। प्रचार में तो आप पार्टी में हो, सीनियर हो, आपको आना ही नहीं। अभी कांग्रेस की स्थिति क्या है? क्या कांग्रेस इस वक्त यूनाइटेड है? क्या गांधी परिवार कांग्रेस को यूनाइटेड कर पाया है, या अभी भी झगड़े बहुत ज्यादा हैं? बीजेपी जैसा हाल है कांग्रेस में? देखिए, पब्लिक पोस्टरिंग के हिसाब से जो था अंतर्द्वंद, वो फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बिंग वो सीज फायर हो गया है। और कैंपेन तक जब तक चलेगा 3 तारीख तक, तब तक बिल्कुल शांति से सारे प्रचार करेंगे। उसके बाद आप अपने काम में जिनको जो करना है, वो लॉबिंग और वो सारी चीजें वो अपने आप होती हैं, वो तो होंगी। अब कैंपेन सारे मिलकर करेंगे। जी रविंदर जी, अब मैं जरा इंपॉर्टेंट सवाल पे आ जाऊं। अभी तो मैं पूछ रहा था भाई खट्टर साहब क्या कर रहे हैं और सैनी साहब क्या कर रहे हैं और अमित शाह क्या बोल रहे हैं। अब ये बताइए, जो आप खून पसीना बहाए हुए हैं और इस प्रचंड उमस में आप सीट जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, ये तो बताइए भाई कि आपकी नब्ज क्या कह रही है? कितनी सीटें आ रही हैं तो बता दीजिए, मतलब की बात तो हो जाए सर। मैं वही दीपक भाई वही बात कह रहा हूं कि जो नैरेटिव टेलीविजन के पर्दे पर हम लोगों को दिख रहा है ना कि वहां पर ऐसा विरोध हो गया है, एक समाज का वोट कहीं और चला जा रहा है, मैं उसी बात को कह रहा हूं। जमीन पर वो नहीं दिख रहा। जमीन पर कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो पहले कांग्रेस के साथ था और आज कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो, ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग पहले से कांग्रेस के विरोध में थे, जिनकी विचारधारा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ी है, वो लोग आज भी वहीं खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग टूट के कांग्रेस के पक्ष में आ गए हों, और ना दूसरी तरफ हो रहा है। आज भी वो लोग कांग्रेस के साथ जो थे वो हैं। शैलजा की नाराजगी जो थी वो टेलीविजन स्टूडियो से बाहर नहीं थी, यहां जनता में उसका कोई असर नहीं है। तो सीटें कितने दे रहे हैं आप? 90 में कम से कम भी 55 सीटों पर कांग्रेस आगे है। बिल्कुल कंजर्वेटिव आइडिया में दे रहा हूं सर आपको। यहां अहिरवाल जो क्षेत्र है, देखिए 2 सबसे अहम महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी को आस है, और मैं दोनों क्षेत्रों में मैं जाके आ गया। आज भी मैं दक्षिण हरियाणा में बैठा हूं। अहिरवाल में 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से कम 4 सीटें तो कांग्रेस पार्टी बहुत एज के साथ आगे है। 7 सीटों पर मुकाबला कड़ा मुकाबला है।
और कड़ा मुकाबला अगर 7 सीटों पर है तो बीजेपी के लिए इससे ज्यादा खतरे की घंटी कोई नहीं है, क्योंकि यहां पर तो बीजेपी क्लीन स्वीप की उम्मीद कर मतलब रही आप थी। कह रहे हैं कि बीजेपी जिस बेल्ट में क्लीन स्वीप करती थी वहां भी कांग्रेस दिख रही है आपको? बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस बीजेपी के लिए है। तो अगर अब आप दूसरी सीट 55 अगर आप 55 सीटें दे रहे हैं कि 55 प्लस आज कांग्रेस है, आज की तारीख में, टुडे, हो सकता है कल सिचुएशन बदल जाए, तो फिर बीजेपी आपको कहां दिख रही है? 25, 30, 35? बस 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 सर, बस 25। तो आपने 25 कहा 25 बीजेपी लेकिन और एक और बात बताऊं, हाँ। एक और बात दीपक भाई बताऊं। देखिए, बीजेपी का कोर वोट जो है वो शहरों में है। अब मैं शहरों की स्थिति बताता हूं। गुड़गांव की सीट बीजेपी की स्थिति आज कमजोर है, वहां पर बीजेपी हारती दिख रही है। रोहतक की सीट बीजेपी हारती दिख रही है। पंचकुला की सीट बीजेपी पिछड़ रही है। अंबाला में 2 सीटें हैं, 1 सीट पर बीजेपी हार चुकी, दूसरे पर कड़े मुकाबले में अनिल विज हैं। जब शहरों, करनाल की सीट पे सबको पता है वहां की स्थिति क्या है। जब बड़े बड़े शहरों में बीजेपी की स्थिति, पानीपत में ग्रामीण सीट पर बीजेपी मजबूत है, लेकिन शहरी सीट पर बीजेपी कमजोर है। फरीदाबाद, जब फरीदाबाद का मैं उस तरफ नहीं गया हूं, लेकिन फरीदाबाद की स्थिति क्या है कि कांग्रेस ने अपने हाथ से ही कर ली है। वो आपको पता है, जिस तरह के लोगों को टिकटें वहां पर दे दी गई हैं, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो लेकिन जो फरीदाबाद में भी जो कुछ मजबूत नेता हैं, तिगांव की सीट जैसे कांग्रेस ने थोड़ा सा वहां पर कैंडिडेट जो ऐसे को दिया है, बड़खल की सीट भी ऐसे कैंडिडेट को दी है जहां वो जीतने वाली स्थिति में थी। तो कांग्रेस बड़खल में भी कांग्रेस ने मतलब पंजाबी की जगह पैसा जो है प्रिफर किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो मैं एक बार बात बताऊं कि पंचकुला कालका जो है वो एक्सट्रीम विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा का। उसके बाद हिमाचल और पंजाब शुरू होता है। वहां से लेके पंचकुला, कालका, अंबाला कैंट, नारायणगढ़, रादौर, मुलाना, जगाधरी, यमुनानगर, ये तमाम विधानसभा सीटों में 2 सीट पर बीजेपी फाइट दे रही है, बाकी सब सीटों पर कांग्रेस आगे है। और यही उनका सबसे बड़ा बेस था, बीजेपी का सबसे बड़ा बेस ये था। वेरी वेरी ग्रिम सिचुएशन फॉर बीजेपी। अत्री साहब ये कह रहे हैं, आपके साथी कह रहे हैं कि 55 प्लस सीटें ये दे रहे हैं कांग्रेस को, और ये कह रहे हैं कि 25 सीट बीजेपी ला सकती है। आपका क्या आकलन है आज की तारीख में, टुडे, राइट नाउ? दीपक जी, आकलन का अंदाज आप खुलकर बोलिए अत्री साहब, मैं आपको आगे मौका दूंगा, 2 दिन बाद भी दूंगा, 4 दिन बाद भी दूंगा, आप अपने अपडेट को सही कर सकते हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर तो यह है कि अगर हरियाणा में बीजेपी का आपको टेम्परेचर देखना है तो 2 रीजन बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक जो उनका गेटवे टू हरियाणा है वो है साउथ हरियाणा, दैट इज अहिरवाल। वहां पर उनकी जो स्थिति है, एक वो पैमाना हो सकता है, दूसरा जीटी रोड बेल्ट। ये 2 बड़े पैमाने हैं जब हरियाणा में बीजेपी का आकलन आप करेंगे। तो आपके दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर बता दूं, मतलब आप कह रहे हैं अंबाला, करनाल और इधर फरीदाबाद, गुड़गांव? नहीं, सोनीपत से लेकर के और अंबाला तक, जो ये जीटी रोड बेल्ट जिसको हम बोलते हैं जी। तो सबसे बड़ी खबर आपके दर्शकों के लिए बता दूं, करनाल जिसमें 2 बार मनोहर लाल मुख्यमंत्री, वो विधायक बन के 2 बार मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल, उसके बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रहे, उनकी सीट पे रिप्रेजेंट करते हैं, आज भी मनोहर लाल वहां के एमपी। करनाल शहरी सीट आज की तारीख में जब आप बात कर रहे हैं मुझसे, तो बीजेपी हार रही है अब की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो लाडवा की सीट में बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, वो हार जाए तो मुझे अचंभा नहीं होगा। तो एज ऑफ नाउ मतलब आप कह रहे हैं, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिस्टर खट्टर, उनका जो करनाल से जो गढ़ है वहां पर बीजेपी हार रही है। आप कह रहे हैं जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर सैनी, वो भी पिछड़ रहे हैं। तो जरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में बता दी, दुष्यंत चौटाला के बारे में, उनका क्या हाल है? उनकी जमानत के लाले पड़े हुए हैं। अगर वो जमानत बचा गए तो उनको बहुत, मैं तो बधाई दूंगा फोन करके कि आपने बड़ा अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं जीत के चांसेस नहीं है, जमानत बचा लें? He is not in the contention even. Okay. Now let's come to the point, sir. Let's come to the point. 55 प्लस जो है वो रविंदर जी बता रहे हैं कि कांग्रेस 55, 90 में 55 और बीजेपी 90 में 25। आपका आकलन? मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं दीपक जी, कांग्रेस की जो स्थिति है वो 60 ±2 है एज ऑन डेट। ओहो, 60 ±2, ठीक। और रविंदर जी से 5 ज्यादा आपने दे दी, 60। ओके। और बीजेपी आज की तारीख में जब हम बात करें 24 तारीख की शाम को 6:30 बजे, उस समय बीजेपी का स्कोर बेस्ट पॉसिबल केस सिनेरियो में 20 को क्रॉस नहीं कर रहा है।
ओके मतलब रविंदर जी और आपके बीच में जो डिफरेंस है वो ±5 का है। वो 55 सीट दे रहे हैं कांग्रेस को, आप 60 दे रहे हैं। वो 25 बीजेपी को दे रहे हैं, आप बीजेपी को 20 दे रहे हैं। मैं दोनों ही हमारे जो जो गेस्ट हैं उनको दोनों को मैं मौका दूंगा, दोनों को मौका दूंगा, और आप अपने को अपडेट कर सकते हैं क्योंकि आप कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं है, आप लोग जर्नलिस्ट हैं। आप लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, तापमान समझ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और तब आप अपना आकलन दे रहे हैं। और मैं दोस्तों से कहना चाहूंगा कि जो अत्री साहब कह रहे हैं और जो रविंदर जी कह रहे हैं, हम आगे भी इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि हरियाणा का जो चुनाव है, इसको ये मत समझिएगा कि हरियाणा वो 10 लोकसभा सीटों वाला हरियाणा, वो छोटा सा हरियाणा जिसको 5 घंटे में आप क्रॉस कर लेते। नो, हरियाणा कुड बी द टर्निंग पॉइंट फॉर मोदी एंड अमित शाह। हरियाणा जो है, अगर ये हाथ से निकला तो जो किसान वहां बॉर्डर पे बैठे, जो लाखों किसान जिलों में हैं, जो बीजेपी को घुसने नहीं दे रहे, वो सीधे मोदी की कुर्सी घेरेंगे और सीधे वो दिल्ली आएंगे। क्या ये बात सही है कि जो हरियाणा में लोग बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, अगर कांग्रेस आ गई तो ये किसानों का जत्था ये सीधे दिल्ली आएगा, कूच करेगा? अत्री साहब, लास्ट क्वेश्चन। दीपक जी, ये बात हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज घोषणा कर दी है आधिकारिक तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों को अपनी बातें रखने का अधिकार है जनतांत्रिक ढंग से, और मैं ये सारे गेट खोल दूंगा, सारे बॉर्डर खोल दूंगा, सारे दरवाजे खोल दूंगा। ऑन रिकॉर्ड बिग अनाउंसमेंट। मिस्टर रविंदर, कितने किसान आपको लग रहा है जिले जिलों में बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और क्या अगर बीजेपी के हाथ से हरियाणा गया तो ये किसान सीधे रुख कर जाएंगे, कूच कर जाएंगे दिल्ली की तरफ? बिल्कुल, देखिए हर जिले में किसान हैं और ये जो इतना बड़ा किसान आंदोलन चला था ये उन्हीं की वजह से चला था। जो फोर फ्रंट पे किसान खड़े थे, जो आंदोलन का हिस्सा बने थे, उनसे ज़्यादा कहीं पीछे जो रसद की सप्लाई कर रहे थे, जो घर घर से दूध इकट्ठा कर रहे थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे, वो किसान भी लगातार वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि शंभू बॉर्डर से, खनौरी बॉर्डर से क्या आदेश आता है। लेकिन इसमें एक बात मैं जरूर कहूँगा दीपक भाई, देखिए पॉलिटिकल पार्टी के बयान एक होते हैं और सरकार के बयान एक होते हैं। चाहे कल सरकार में आने के बाद भूपेंद्र हुड्डा भी जिम्मेदार मुख्यमंत्री की तरह ही काम करेंगे जैसे कोई भी मुख्यमंत्री करता है। इस तरह से मुझे लगता है कम चांसेस होते हैं कि खुला छोड़ दिया जाएगा और उनको कहीं जो जाना चाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उसको बना रहने दिया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके तहत ही ये काम किया जाएगा, जो कि पहले भी होता रहा है। ये तो पहली दफा ऐसा हुआ है जब किसी प्रोटेस्ट करने वाले को इस तरीके से कैद कर दिया गया, इसके पहले तो कभी नहीं हुआ। तो सरकारें उस दायरे में काम करेंगी, इसके पहले भी करती रही हैं। ये तो पहली बार ऐसी सरकार आई है जो किसानों को प्रोटेस्ट करने से भी रोक रही है। दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करना तो देश के उड़ीसा से लेकर झारखंड से सब लोगों का जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात आपने कहा कि जो किसान सीमाओं में कैद हैं वो रिहा हो सकते हैं 8 अक्टूबर के बाद, अगर सत्ता परिवर्तन होता है। और रविंदर भाई ने कहा कि वो अपना जो आज का असेसमेंट है, आज का जो असेसमेंट है, वोटिंग से 10 दिन पहले का असेसमेंट है, ये कह रहे हैं कि साहब 55 सीटों पर मुझे कांग्रेस दिख रही है। अत्री साहब कह रहे हैं कि मुझे 60 +2 ±2 यानी 58 से लेके मुझे 62 सीटों पर कांग्रेस खड़ी हुई दिख रही है। मैं दोनों को कन्फ्रंट नहीं कर रहा, दोनों ही एक्सपीरियंस हरियाणा के जर्नलिस्ट हैं, टॉप जर्नलिस्ट हैं। और दूसरा, मिस्टर रविंदर ने कहा कि बीजेपी 25 पे खड़ी है, 5 सीटें घटा दी अत्री साहब ने कहा 20 सीटें। और मेरा ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि हरियाणा के बाहर की जो जनता है वो जानना चाहती है कि हरियाणा कौन जीत रहा है। दैट इज द बिग क्वेश्चन। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूंगा खासकर रविंदर जी का कि आप लगातार टूर कर रहे हैं, आप लगातार दौरे कर रहे हैं, आप रुके और आप लाइव पर आए। और अत्री साहब, आप जितने मसरूफ हैं, मुझे लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा के बाद अगर कोई मसरूफ है तो आप है, क्योंकि आपको हर चैनल पे जाना है, हर अखबार में लिखना है, हर पत्रकार देश भर से आपको फोन कर रहा है। उसके बावजूद भी अगर आप मेरे श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को आप अगर एहतराम कर रहे हैं तो मैं भी आपका एहतराम करूंगा कि आप आते हैं, अपनी बात रखते हैं। थैंक यू सो मच अत्री साहब, एंड गॉड ब्लेस यू। इस तरह से बस आप बोलते रहे। रविंदर जी, गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही सच बोलिए कैमरे के आगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।